Students, and once again welcome back to Gyan Adda Complete Knowledge Hub. Today we will discuss time of supply under reverse charge mechanism. This is continuation of unit 2 and this is part 2. Already we have discussed time of supply, its meaning, concept and so many examples in previous video. So if you guys new on my channel, so subscribe my channel and also press the bell icon button so that you can get the latest notification of my uploaded video. Let's start today's video. सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज जब आप समझोगे तो ही आप समझ पाओगे इसका मैकेनिज़्म किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आप रिवर्स का मतलब समझो और चार्ज का मतलब समझो। आपने इसके पहले वाला वीडियो पढ़ा ना, पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ जो भी आपका टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर इम्पोज की जाती है या जो आप पे करते हो, तो आप किस हिसाब से पे करते हो। तो अब देखो, रिवर्स का मतलब हो गया उल्टा, मतलब कि आप पीछे जाने की बात की जा रही है। चार्ज का मतलब यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे रिवर्स चार्ज का मतलब हुआ टैक्स लाइबिलिटी जो सप्लायर को पे करनी होती है गवर्नमेंट को, यहाँ पे जो बायर होता है वो पे करता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो कि आप अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर से कोई सामान खरीदते हो, अगर आप रजिस्टर्ड डीलर से जब सामान खरीदते हो तो वो आपको एक बिल देता है, इनवॉइस देता है। तो उस बिल में ऑलरेडी CGST, SGST या IGST जो भी आपका टैक्स लगना होता है वो लगा करके आपको देता है, आप उसका पेमेंट करते हो, आपका काम ख़त्म हो जाता है। फिर वो उसका लाइबिलिटी बन जाता है कि वो गवर्नमेंट को वो जो है अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता है और जो है वो टैक्स पे करेगा। आपका काम उस जगह पे ख़त्म, क्योंकि आपने पैसे दिया, सामान लिया, बिल लिया, चल दिया। लेकिन अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान ख़रीदा है, माइंड करना, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, आपने किसी अनरजिस्टर्ड मतलब कि ऐसा कोई डीलर, ऐसा कोई सप्लायर जो कि GST में रजिस्टर्ड नहीं है और आपने उससे कोई सामान ख़रीदा है, तो उस सिचुएशन में टैक्स को पे करना गवर्नमेंट को आपकी खुद की लायबिलिटी बन जाएगी। आपको अपना इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा उसका प्रॉपर, और उसके बाद में आप GST के पोर्टल पे जा कर के टैक्स पे करोगे और फिर उसके बाद में आप रिटर्न फाइल करोगे। देखो क्या होता है कि जब भी हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को GST के थ्रू में, तो हम एनुअली रिटर्न फाइल करते हैं। अपना रिटर्न फाइल करते हैं मतलब कि जो हम जितना साल भर हमने जितने भी परचेजिंग की होती है, जितना भी हमारा टैक्स हमने पे किया होता है, उसका एनुअली हम रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन रिटर्न फाइल तो हम तब कर पाएंगे ना जब हम ये गवर्नमेंट को प्रूव कर पाएँ कि हमने टैक्स पे किया है, क्योंकि रिटर्न फाइल तो हम टैक्स पे ही करते हैं। तो अगर आपने रजिस्टर्ड डीलर से सामान परचेज़ किया है तो ही आपके पास पक्का बिल होता है जिस पे आप जाकर के साल के अंत में रिटर्न फाइल करते हो। लेकिन अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सामान ख़रीदा है तो आपके पास CGST और SGST ये सारी कुछ नहीं होती, वो आपको खुद से बनाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि रिवर्स चार्ज में जो टैक्स की लायबिलिटी हो जाती है वो हो जाती है हमारे ऊपर, खुद के ऊपर आ जाती है। मतलब जो बायर है, जो हम हैं, हमारे ऊपर उसकी लायबिलिटी आ जाती है। जो सप्लायर है उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन अगर हमने रजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ किया हुआ है तो हमारी लायबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, हमारा कोई रोल वहाँ पे नहीं होता है। अब इसको एक फिगर से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है, ज़रा आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए कि नॉर्मल GST पेमेंट प्रोसेस क्या होता है। आप कोई सप्लायर से जाके गुड्स लेते हो या सर्विस लेते हो, यहाँ पे आपने जा कर के सप्लायर से गुड्स लिया, सर्विस लिया, आप यहाँ हो, ये A पर्सन हो गया जिससे आपने सामान लिया, ये B पर्सन, ये आप हो। इसने आपको गुड्स दिया या सर्विस दिया और आपने इसको पेमेंट किया। जब आप पेमेंट करते हो तो साथ में ये टैक्स लगा करके आप इसको पे करते हो, क्योंकि जब ये आपको सामान पे दे रहा होता है तो ये साथ में बिल में GST इंक्लूड करके आपको ये बिल आपसे लेता है, ठीक है। अब आपका काम यहाँ ख़त्म हो गया। अब ये जो सप्लायर है, A नाम का सप्लायर, ये क्या करता है कि ये गवर्नमेंट को GST देता है। ये GST देख रहे हो, ये GST ये गवर्नमेंट को देगा। आपको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपका गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आपने इसको पैसा दे दिया, अब ये पे करेगा गवर्नमेंट को, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ये समझ में आ गया इस फिगर से। ये होता है नॉर्मल GST पेमेंट प्रोसेस, जो आप नॉर्मली ख़रीदते हो सामान, खाने पीने के सामान, जो भी चीज़ें। लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर में क्या होता है, ये देखो रिवर्स चार्ज का केस है।
इसमें सप्लायर से आपने क्या किया, गुड्स लिया, सर्विस लिया। देखो ये सप्लायर हो गया, बी आप हो गए। आपने लिया इनसे गुड्स या सर्विस परचेज़ किया और आपने इनको प्राइस पे किया। ये है अनरजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर में। अब आपने इनको प्राइस तो पे कर दिया उस पर्टिकुलर सामान का, लेकिन आपने जीएसटी पे नहीं किया उनको। या अगर आपने उनको जो प्राइस पे किया है, सपोज़ करो जो प्राइस पे किया, अगर उस पर टैक्स भी अगर आपने उनको पे किया हुआ है तो उन्होंने आपको इनवॉइस जो है पक्की वाली नहीं दी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और आपको जो है आईटीआर फाइल करना है साल के अंत में, तो आप कैसे फ़ाइल करोगे? आप तो तभी फाइल करोगे ना जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपने टैक्स पे किया है, जीएसटी पे किया हुआ है। तो आप क्या करते हो यहाँ पे, देखो इसको वापस से समझते हैं। आपने एक सप्लायर से सामान लिया, ए सप्लायर था, ये बी आप थे। आपने इसे सप्लायर से सामान लिया और आपने इसको प्राइस दिया, और फिर उसके बाद में जो उसका टैक्स बन रहा है आपने सेल्फ इन्वॉइसिंग की, मतलब खुद से आपने इन्वॉइस बनाया और इन्वॉइस बना करके आपने जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया। आप जीएसटी इनको पे नहीं कर रहे हो, आप जीएसटी पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। देखो जीएसटी फाइनली जाता तो गवर्नमेंट के ही पास में है, बट दो तरीका है। या तो आप इस तरीके से लो, आप रजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदो, ठीक है, आप रजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदो और आप जीएसटी के झंझट से छूट जाओ। जीएसटी आप सामान खरीदते वक्त ही डीलर को दे दो पैसे, सप्लायर को दे दो। या तो फिर आप सप्लायर को पैसे ना दे करके आप वो जीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को दो, मतलब आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को दो। आप इसको सिर्फ उस प्रोडक्ट का प्राइस दो, है ना। जैसे कि अगर 18% जीएसटी बनती है तो सी जीएसटी और एस जीएसटी मतलब 9% बन जाएगा। तो ये 9% आप जो है गवर्नमेंट को खुद से दो, बना करके दो। ये टिटिम्मा वाला काम होता है, लेकिन ये कब होता है? जब आप एक अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान परचेज़ करते हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो जीएसटी को पे करने का जो भार आ जाता है पूरे टिटिम्मा वाला, वो रिसीवर के पास में आ जाता है, मतलब आपके पास में आ जाता है। इतना समझ में आया? चलो अब आगे देखो कि आगे ये क्या काम करता है कि जीएसटी कहाँ एप्लीकेबल है। व्हेन इज़ रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल? सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर। देखो यही मैंने आपको बोला कि आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो, ठीक है, और आपने एक अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान ख़रीदा, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान ख़रीदा और आप रजिस्टर्ड हो तो आपको तो टैक्स पे करना है ना। तो अब आप टैक्स अपना सेल्फ इन्वॉइसिंग करोगे। सेल्फ इन्वॉइसिंग करने के बाद में आप जो है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करोगे। यहाँ पे इससे आपने कोई मतलब नहीं है। अब देखो उसको बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ वेंडर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर कोई वेंडर है, मतलब कोई सामान बेचने वाला है, सप्लायर है, ठीक है, अगर वो जो है ट्रेडर बोल सकते हैं, व्यापारी, अगर वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उसने खुद को रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है और वो गुड्स को सप्लाई करता है एक ऐसे पर्सन को जो कि जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। मतलब कि समझो कि आप एक बड़े व्यापारी हो और आपने कुछ सामान लिया एक ऐसे पर्सन से जो कि अनरजिस्टर्ड है, लेकिन आप रजिस्टर्ड हो तो आपको तो टैक्स पे करना पड़ेगा ना। आप भले ही अनरजिस्टर्ड से सामान ले रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो टैक्स का भार आ जाता है पे करने का डायरेक्ट, वो आपके ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदते हो तो वो आपको पक्का बिल देगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा करके, फिर आपको टिम्मा का कोई चक्कर नहीं है। फिर आप उस बिल को डायरेक्ट जा करके उस पर आईटीआर फाइल कर दोगे, आपको जितना टैक्स रिटर्न मिलना रहेगा वो आपको मिल जाएगा उनके स्लैब के अकॉर्डिंग। आपका टिटिम्मा वाला काम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यहाँ पे टैक्स का जो चार्ज है, लाइबिलिटी है, वो बन जाती है रजिस्टर्ड डीलर की, मतलब कि बायर की, सप्लायर की नहीं होती है। इतना समझ में आ गया? अब आगे पढ़ो कि दिस मीन्स दैट द जीएसटी विल हैव टू बी पेड डायरेक्टली बाय द रिसीवर। रिसीवर मतलब बायर बोल सकते हो, और रिसीवर जो प्राप्त कर रहा है वो सामान, वो गुड्स को। गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर, सप्लायर मतलब सप्लायर के बजाय इंस्टेड ऑफ सप्लायर रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी बन जाती है उस टैक्स को पे करने की। द रजिस्टर्ड डीलर हु हैज़ टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज हैज़ टू डू सेल्फ इन्वॉइसिंग जो मैं आपको बोल रही हूँ कि सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी पड़ती है। आप खुद से अपना इन्वॉइस क्रिएट करोगे। इन्वॉइस क्रिएट करने में अपना नाम लिखोगे, प्रोडक्ट लिखोगे, अपनी कंपनी का नाम लिखोगे। फिर आप अगर स्टेट के अंदर में अगर आप परचेजिंग अगर आपने कर रखी है, मतलब अगर आपने समझो कि यूपी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप लखनऊ से सामान आपने मंगाया हुआ है मिर्ज़ापुर में, तो आप
CGST लगाओगे उस पर 9%, फिर उसके बाद SGST लगाओगे 9%, वो पूरा आपको खुद से सेल्फ इन्वॉइसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान ख़रीदा है तो आपको सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप दिखा सको कि आपने ये परचेज़ किया हुआ है। फिर आप उस इन्वॉइस को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में आप लगा पाओगे, तभी आपका जो पैसा है वो आपको जो टैक्स भी जो जितना भी आपका टैक्स रिटर्न बनने को बनता है वो आपको मिलेगा। समझ रहे हो ना, बहुत ईजी कंसेप्ट है, इट्स नॉट वेरी अ बिग डील। अब देखो, फॉर इंटर स्टेट परचेज द बायर हैज़ टू पे IGST। देखो, अगर इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा, मतलब अगर आपने महाराष्ट्र से मंगाया हुआ है यूपी में तो आप IGST बना करके सेल्फ इन्वॉइसिंग करके दोगे। इंट्रा स्टेट है परचेज तो CGST और SGST दोगे। अगर 18% है तो 9% आप लगा के दोगे। हैज़ टू बी पेड अंडर RCM। देखो, इसको RCM भी बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बाय द परचेजर, जिसने परचेज के रखा हुआ है। परचेजर माने आप बायर भी बोल सकते हो खुद को, परचेजर भी बोल सकते हो, या रिसीवर भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। अब देखो, गुड्स के केस में अलग होती हैं ये चीज़ें, दो चीज़ें होती हैं, गुड्स और सर्विस। गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर आपने इन केस रिवर्स चार्ज, अगर आपको यहाँ पे रिवर्स चार्ज पे करना है गुड्स के केस में, तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब जिस दिन आपने वो गुड्स रिसीव किया है उस अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो, और दूसरा है डेट ऑफ पेमेंट, मतलब जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो वो। अब देखो, इसके अंदर यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ये स्टार मतलब ये कहता है कि दिस पॉइंट इज़ नो मोर एप्लीकेबल बेस्ड दिस। एक नोटिफिकेशन आई हुई थी 2017 में सेंट्रल टैक्स की, जो कि इशू हुई थी 15/11/2017 को। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता है, मतलब ये पहले था बट ये नोटिफिकेशन आने के बाद में ये अप्लाई नहीं होता है। बट इसको यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में मेंशन रहता है ये, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब देखो, इसमें क्या है कि द डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। जिस दिन सप्लायर ने आपको इनवॉइस जनरेट किया, इनवॉइस माने बिल जो जनरेट किया है, उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर, डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 days, या 30 days मतलब 30वें दिन, या 30वें दिन के अंदर, या 30 दिन पूरा हो गया तो उसके 31वें दिन आपको क्या करना है, वही आपका होगा टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज तो आप समझ गए ना कि क्या होता है। रिवर्स चार्ज माने कि वो चार्ज जो कि एक बायर, रिसीवर या परचेज़र, प्राप्त करने वाला उस सामान को जो चार्ज पे करता है, उसकी लायबिलिटी बन जाती है GST को डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज में भी एक आता है टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब कि टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। ये आपका टॉपिक है, टाइम ऑफ सप्लाई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। जिस समय आप इनवॉइस जनरेट होकर के आपको मिलती है, उस डेट में, जो पर्टिकुलर डेट में जो टैक्स का सिस्टम चल रहा होता है, रेट चल रहा होता है, उतनी ही लायबिलिटी बनती है आपका टैक्स को पे करने का। तो रिवर्स चार्ज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, मतलब रिवर्स चार्ज के अंदर आपको कौन सी टैक्स की क्या लायबिलिटी बन रही है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। कि सपोज़ करो कि आपने कोई गुड को रिसीव किया हुआ है 15 मई 2018 को, ठीक है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब ये वो तारीख है जब आपने गुड्स को रिसीव किया है, प्राप्त किया है एक अनरजिस्टर्ड डीलर से, और आप रजिस्टर्ड हो। आपने 15 मई को प्राप्त किया है वो गुड, मतलब रिसीव किया हुआ है। और डेट ऑफ इन्वॉइस, लेकिन आपको जो इन्वॉइस मिली है, जो बिल मिली है, वो आपको 1 जून की मिली हुई है। मई में आपको गुड मिला है, लेकिन जून में आपको इनवॉइस मिली है। तो मई के बाद आता है जून। लेकिन डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रिसीवर, मतलब आपने जो अपने बुक्स में एंट्री की हुई है। बुक्स की एंट्री मतलब क्या, मतलब जो आपने खुद की इनवॉइस बनाई है। अब आपने एक अनरजिस्टर्ड डीलर से लिया है तो आपको अपना RCM खुद ही फाइल करना होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो खुद ही फाइल करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे पूरा, आपको डेट वाइज उसमें लिखना पड़ता है कि मैंने CGST इतना लगाया, SGST इतना लगाया, 18% था तो 9% इसमें लगाया, 9% इसमें लगाया। तो अगर मैंने 10,000 का सामान लिया है तो 1800 मेरा ये बना, तो समथिंग ये पूरा आपको इन्वॉइसिंग करना पड़ता है। तो आपने समझो कि ये जो रिसीवर की जो एंट्री बुक है वो उसने 18 मई 2018 को बनाया। तो ऐसी सिचुएशन में, इस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 15 मई होगा। क्यों? क्योंकि 15 मई को आपने गुड्स रिसीव किया हुआ है। समझ गए बात? क्योंकि इसमें किस चीज़ पे फोकस दिया जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे। पहला पॉइंट, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, इस पर फोकस करते हैं। जिस दिन आप रिसीव कर रहे हो गुड्स को, इसमें डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स पे करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या कि जिस दिन आपको इनवॉइस मिलती है, गाइस ये याद रखना,
कि हमने टाइम ऑफ सप्लाई जो गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में हमने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ा था कि द डेट ऑफ इनवॉइस इशू, जिस डेट पे इनवॉइस इशू होती है, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज में हो जाता है द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन आपको गुड रिसीव कर रहे हो या सर्विस आप रिसीव कर रहे हो वो बात कही जा रही है, वो बात नहीं जिस दिन आपको इनवॉइस मिल रहा है। इनवॉइस वाला टाइम ऑफ सप्लाई अंडर गुड्स एंड सर्विस था, इसको इसमें मैसअप मत करना। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। 15 मई को आपने गुड्स को रिसीव किया, इनवॉइस आपका 1 जून को हुआ, और ये इनवॉइस 1 जून 2018 को। अगर पहले वाली वीडियो को अगर हम याद करें, जो उसके पहले वाला वीडियो था, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इसमें, टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग 1 जून हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, जो कि आपको पे करना है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स मतलब 15 मई हो जाएगा 2018, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो गुड्स के लिए हो गया। और देखो गुड्स में क्या होता है कि 30 डेज़ का टाइम होता है, मतलब इसमें 30 दिन के अंदर अंदर आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सर्विस की बात करें तो ये 60 दिन ले लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस में क्या है, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज जो भी इनमें से अर्लियर हो, मतलब डेट ऑफ पेमेंट, जिस डेट को आपने पेमेंट किया है वो, या तो फिर द डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस, जिस डेट को इन्वॉइस इशू हुआ है सप्लायर के थ्रू उसके 60 दिन, मतलब 60वें दिन या 61वें दिन, मतलब 60 दिन को क्रॉस करके 61वां दिन जो हो जाता है, उस दिन का जो आपका डेट रहता है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज होता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डेट ऑफ पेमेंट 15 जुलाई को डेट ऑफ पेमेंट है। अ डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस, आपने पे किया 15 जुलाई को। इन्वॉइस कब जनरेट हुई थी, ये इन्वॉइस कब जनरेट हुआ था, 15 मई को। मई, अप्रैल, जून, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में आपने पेमेंट किया, लेकिन मई में आपकी इन्वॉइस जो है वो जनरेट हुई थी, समझ रहे हो ना। आपकी जो इन्वॉइस जनरेट हुई, बिल जनरेट हुई, वो मई में हुई, आपने पेमेंट किया 15 जुलाई को। अब आपकी जिस दिन इन्वॉइस जनरेट हुई है, मतलब 15 मई से आप लगा लो 60 दिन और आगे, 60 डेज़ और इसमें ऐड कर लो, तो 16 डेज़ अगर इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा 14 जुलाई। तो 14 जुलाई क्या है आपका, 14 जुलाई इज़ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, समझे आप। इसके केस में, सर्विस के केस में 60 डेज़ होता है, गुड्स के केस में होता है 30 डेज़। तो अगर आपने इनवॉइस जनरेट किया 15 मई को 2018 को, तो इसमें 60 दिन और जोड़ दो, हो गया 14 जुलाई। तो 14 जुलाई क्या है आपका, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस विल बी 14 जुलाई। भले ही आपने जो डेट ऑफ एंट्री आपने किया हुआ 18 जुलाई को किया हो या 19 जुलाई को किया हो, डजेंट मैटर। 14 जुलाई को आपने, आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनता है, आपने पेमेंट भले ही 15 जुलाई को किया, कोई मतलब नहीं है। आपने पेमेंट किया 15 जुलाई को, लेकिन 14 जुलाई का जो है आपका टाइम ऑफ सप्लाई 14 जुलाई होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। आई होप कि आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी कि क्या होता है। देखो थोड़ा सा जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैं इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई हो। एग्जाम में अगर पूछेगा तो रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट लिख देना, बहुत ही सिंपल रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया बताया। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। गुड्स का अलग होता है, सर्विस का अलग होता है। गुड्स में 30 दिन का होता है, सर्विस में 60 दिन का होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक और एग्जांपल मैंने इसमें लिया हुआ था, जैसे कि समझो कि मिसेस ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने कोई सर्विस लिया, मिस्टर एक्स से लिया, ठीक है। इन्होंने सर्विस लिया, इनसे लिया, 50,000 की सर्विस ली, 15 जनवरी को लिया, और इनका जो इनवॉइस रेज हुआ था इस सर्विस का वो 1 फरवरी का हुआ था। तो उस हिसाब से इनवॉइस चूँकि 1 फरवरी को हुआ था, तो 1 फरवरी से 60 डेज़ और जोड़ दो, 60 डेज़ जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 2 अप्रैल। तो इसलिए आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इस सर्विस का बन जाता है 2 अप्रैल, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट को अगर आपने 1 मई को पेमेंट किया है डजेंट मैटर, बट आपका जो सप्लाई ऑफ बन जाता है टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये 2 अप्रैल हो जाएगा। आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और समझ में आया होगा चीज़ें। तो देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि सेल्फ़ इन्वॉइसिंग क्या होता है। सेल्फ़ इन्वॉइसिंग का मतलब ये कि जब आप खुद से सामान परचेज़ करते हो एक अनरजिस्टर्ड डीलर से, और ऐसे परचेज़ में आपको रिवर्स चार्ज के अंदर पहली बात तो वो सर्विस या गुड्स फॉल होता है, मतलब आता है, ठीक है। अगर आपने सामान खरीदा तो ऐसी सिचुएशन में जो दिस इज़ ड्यू टू
द फैक्ट दैट योर सप्लायर कैन नॉट GST कंप्लायंट इन्वॉइस टू यू। अब GST तो आपको इशूज़ नहीं कर सकता है, GST इन्वॉइस आपको इशू नहीं कर सकता क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि आप टैक्स को वो पे करो। तो आप टैक्स पे करते हो, वहाँ पे आपको सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी पड़ती है, और वहाँ पे सेल्फ इन्वॉइसिंग करोगे, आप नाम लिखोगे कंपनी का, चाहे आप मैनुअली भी कर सकते हो, कंप्यूटराइज्ड भी कर सकते हो, बिल जैसे बनता है नॉर्मल वैसे ही बिल आप बनाओगे। और बिल्स बनाने के बाद एक इन्वॉइस आपका पूरा एक टॉपिक ही है जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेने वाली हूँ, क्लास लेने वाली हूँ आपकी। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा इन्वॉइस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इन्वॉइस वाला कंसेप्ट आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे आप इतना समझ लो कि आपको सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी। रजिस्टर्ड डीलर का नाम, सप्लायर का नाम, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आप लिखोगे, कितना CGST बन रहा है, SGST बन रहा है, CGST बनेगा कि SGST बनेगा कि IGST बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो या इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो ना चीज़ों को। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में शेयर भी कर लेना। बने रहिए मेरे साथ में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी। थैंक यू सो मच।